नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। वक्त हो गया है 10 बजे की बड़ी बहस का और पश्चिम बंगाल में होने वाली बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले ही यात्रा पर सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की रथ यात्रा को दंगा यात्रा कहा है। अब ऐसे में इस वक्त की बड़ी बहस इस सवाल पर होगी कि क्या विपक्ष को दंगाई बताकर 2019 जीतेंगी ममता? রথযাত্রা করে না, শ্রীকৃষ্ণের এরা জগন্নাথের রথযাত্রা করে, মানুষ মারার রথযাত্রা করে না। মানুষ মারার জন্য রথযাত্রা হয় না, ওটা দাঙ্গা যাত্রা হয়। আর শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা হয়, জগন্নাথের হয়। আমরা সবাই করি, তুই আমরা তো তাকে অসম্মান করি। वो भयभीत है और वो उनको पता है कि ये जो यात्रा है वो दंगा को खत्म करने वाली यात्रा है। Today, Trinamool Congress and the TMC government has converted a democratic state into an autocratic rule. We have a dictatorship in West Bengal today. ये यात्रा निकालने से उन्हें क्यों परेशानी, इस बात का समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि उनकी जो बुनियाद है हिली पड़ी। लोकतंत्र से जुड़े हुए जितने पहलू और पक्ष हैं और जितनी ताकतें हैं उसको ममता जी रौंदना चाह रही हैं और रौंद रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में होने वाली बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। ये बात अलग है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आखिरी फैसला भी वहीं से होना है। लेकिन रथ यात्रा पर हल्ला बोलने का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी की रथ यात्रा पर हमला बोलते हुए उसे दंगा यात्रा बता दिया। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी की रथ यात्रा के खिलाफ ममता का गुस्सा इस तरह से फूटा है, बल्कि इससे पहले भी ममता ने रथ यात्रा को रावण यात्रा बताते हुए ऐलान किया था कि बीजेपी की रथ यात्रा के बाद तृणमूल कांग्रेस भी उन्हीं के रास्ते से पवित्र यात्रा निकालेगी। अब ऐसे में बड़ी बहस के बड़े सवाल क्या है वो आप सुनिए। पहला सवाल, बीजेपी का डर दिखाकर क्या घर बचाएंगी ममता बनर्जी? दूसरा सवाल, ममता की यात्रा पवित्र है लेकिन बीजेपी की यात्रा पाप है, क्या ये है? तीसरा सवाल, विपक्ष की सेंसरशिप से तुष्टीकरण करेंगी क्या ममता बनर्जी? चौथा सवाल ये है, 2019 की सत्ता के लिए रथ यात्रा पर राजनीति आखिर क्यों? पांचवा सवाल, विपक्ष को दंगाई बताकर 2019 ममता बनर्जी क्या जीत पाएंगी? ये अहम सवाल है क्योंकि सारी जुगत तो 2019 के लिए ही है। पैनल जुड़ चुका है मेरे साथ, सबका परिचय पहले आपसे जल्दी मैं करवा देती हूँ। प्रबीर विश्वास सपोर्टर है टीएमसी के, चारू प्रज्ञा बीजेपी से जुड़ गई हैं, विवेक श्रीवास्तव लीडर सीपीआई, विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी, आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में शुरू करूं वही दरख्वास्त होगी मेरी आपसे, संयम के साथ सुने एक दूसरे को और फिर काउंटर करें। सबको मैं इक्वल टाइम दूंगी। प्रबीर विश्वास, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। अब तो बात दूर तक जा पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो इंतजार कर लीजिए। क्यों ममता बनर्जी बार बार इस तरह के बयान दे रही हैं? हम पिछले दिनों देखे हैं, 1992 का बात करें तो आप देख लीजिएगा, जहां भी ये रथ यात्रा हुआ है वहां दंगा हुआ है। इस बेसिस पे ममता बनर्जी बोली है कि वो जहां रथ यात्रा होती है वहां दंगा फैलती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का राय जो आएगा वो हम मान लेंगे। इसके लिए हम तैयार है। पर ये रथ यात्रा जहां भी होती है वहां दंगा फैलता है, ये हम पिछले दिनों भी देखे हैं। और आने वाला दिन ऐसा ना हो बंगाल में, इसीलिए ममता बनर्जी बोली है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो दिखने नहीं, रावण यात्रा पहले बता तो दिया था, रावण यात्रा तो बता दिया था पहले, अब दंगा यात्रा कहने की क्या जरूरत थी? नहीं, रथ में बैठते कौन है? भगवान बैठते हैं। और यहाँ के रथ में कौन बैठते हैं? नेता लोग बैठेंगे। तो नेता लोग तो आज रावण बन के बैठे हुए हैं। अब देश के लोगों को शोषण कर रहे हैं। ये विकास के नाम से बकवास हो रहा है देश में। तो जो जिस बात का आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, प्रबीर साहब, जिस बात का आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं उस तरह की भाषा तो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उस तरह की बातें तो आप भी कर रहे हैं। नहीं, बात तो हम देखिए, एक बात सुनिए, बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बोलते हैं कि खाल उखाड़ देंगे, पुलिस को मार देंगे, लड़ाई शमशान तक ले जाएंगे। ये क्या सही बात है? और इसीलिए आप उनके प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला करवा देते हैं। बोली है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। चारू प्रज्ञा मेरे साथ जुड़ी। नहीं, हम नहीं करते। पब्लिक देखिए,
जनरल्स का बात आप मेरे ऊपर भाई मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूँ कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का एक संविधान है जो हर स्टेट के लिए सेम होना चाहिए, पर वेस्ट बंगाल में आप ना डेमोक्रेसी को पहचानते, ना कॉन्स्टिट्यूशन को पहचानते, ना राइट्स को पहचानते, वहां पर आपने गुंडा राज चला के रखा है। आप ऐसे नहीं बोल सकती। नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको आपके स्टेट के आंकड़े बताती हूँ। जिस डेट के साथ आपकी सरकार ने टेक ओवर किया था, डबल कर दिया वो डेट। तो अगर आप अपने स्टेट की इकोनॉमिक्स की बात करो और नीचे डूब गई है। जहां तक आप एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ की बात करते हो, आप सिर्फ यंग लड़कों को गुंडा बना के पार्टी वर्कर्स बनाने में विश्वास रखते हो, ये करते हो। तीसरी बात, अगर आप अपने स्टेट में डेमोक्रेसी में फ्रीडम में विश्वास रखते हो तो पॉलिटिकल ओपोनेंट को आप आकर ना कोई रैली करने देते, कोई यात्रा नहीं निकालने देते, आप डरते क्यों हो? अगर आप अपने वोटर्स पर इतने कॉन्फिडेंट हो, आप डरते क्यों हो? ठीक है, हम लोग भी रैली किया है, बहुत बड़ा रैली किया। अरे अब मैं आपको वही बता रही हूँ, अपने आप को परमिशन देके अपनी अपनी रैली कर लेते हो। सेकंड, मेरा सवाल चारू आपसे ये है कि ऐसा क्यों होता है, आप लोग जब कोई किसी तरह का आयोजन करने जा रहे होते हैं तो इस तरह के आरोप पहले ही लग जाते हैं आप लोगों को। मैं आपको बताती हूँ ये ज्यादातर वेस्ट बंगाल में क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, वहां चलती है अपीजमेंट पॉलिटिक्स। वहां पर चाहे घुसपैठियों को समर्थन देने का काम करती है ये सरकार, ये चाहते नहीं है कि कोई डेवलपमेंट, कोई विकास का एजेंडा, कोई नेशनलिस्ट बातें उस पहुंचे। ठीक है, उसके बाद भाई साहब आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ के नाम पे बच्चों को मारते हो। आप यहाँ पर भी अपना गुंडा राज मत चलाइए टीएमसी का। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, अब आप मुझे बोलने दीजिए। यहाँ पर पहले कोलकाता को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता था, आज की डेट में ऐसा नहीं है। पर ममता दीदी वहां जाके क्या बोलती है, मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसे करा जा रहा है। अरे भाई कौन ऐसे करेगा? आपको पता है नक्सल डेथ पूरे देश में छत्तीसगढ़ से ज्यादा वेस्ट बंगाल में है। इस पर पॉलिटिकल मर्डर्स आएंगे पूरे देश में, इस पर वापस ज्यादा वेस्ट बंगाल विवेक श्रीवास्तव को भी डिस्कशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हैं। विवेक श्रीवास्तव का बात कीजिए। विवेक श्रीवास्तव अपनी राय आप दे दीजिए मुझे, आप अपने स्टेट का बात करिए। ओके चारू, आपको टाइम दिया मैंने। पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं जब से आपकी सरकार आई है। सबको इन्वॉल्व करेंगे तो अच्छा काउंटर आप भी कर पाएंगे। कितने लोग मारे आपने? ओके चारू, लेट मी रिस्पॉन्ड। रक्षा का नाम पे कितने लोग मरे हैं? प्रबीर विश्वास रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव जी देखिए, हाँ जी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्राएं हुई हैं, ये पिछले इतिहास हैं, वहां वहां दंगे फैले हैं, लड़ाइयां हुई हैं। हाँ। एक बार रथ यात्रा करी, गए अयोध्या में, आज तक डिस्प्यूट है, हिंदू मुसलमान लड़ रहा है। गुजरात के अंदर रॉयट्स हुए, वहां के आंकड़े चारू प्रज्ञा बताएं। आप जहां जहां जाते हैं, आप अपीसमेंट की बात कर रही हैं, आप मेजॉरिटी हिंदूज को ये दिखा करके, अपीस करके एक वोट बैंक कंसोलिडेट कर रही हैं। और ये बीजेपी की पॉलिसी है जिसके हम खिलाफ हैं। हिटलर ने कहा था कि उसके सूडो नेशनलिज्म के दो मेन दुश्मन हैं, यहूदी और कम्युनिस्ट। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी कह रही है कि उसके तो सबसे बड़े दुश्मन हैं मुसलमान और लेफ्ट फ्रंट, और हम आपके खिलाफ हैं। आपकी यात्राएं कभी भी बोला लेफ्ट फ्रंट। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव मुसलमानों के बारे में कभी नहीं बोला। ये बताइए कितनी यात्राएं आपने निकाली? विवेक श्रीवास्तव मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने निकाली विवेक श्रीवास्तव, अब आप मेरा सवाल सुन लीजिए। देश में यात्राएं निकलती हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, पर वेस्ट बंगाल सरकार की अगर आप बात करते हैं, वो पहले से ही दंगे बनाने की सिचुएशन लेके खड़ी हुई है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, समझ में आता है कि ममता बनर्जी की बेचैनी क्यों है, और चुनाव इससे पहले हमने देखे। सुनना भी सीखिए विवेक श्रीवास्तव। आपसे यही बात बताइए, आप डेमोक्रेसी में इतना भरोसा रखते हैं। 35% सीट वेस्ट बंगाल में अनकंटेस्टेड टीएमसी ने लड़ी है, अनकंटेस्टेड। आप ये बताओ आप ऐसे क्यों करते हो? को पकड़ के डराते हो, धमकाते हो, उनके परिवार वालों को मारते हो, मर्डर करते हो, इस तरीके से जीतोगे। विवेक श्रीवास्तव और चारू, आप दोनों को मैंने प्रॉपर टाइम दिया, आप दोनों को मैंने प्रॉपर टाइम दिया, डिबेट को खुलने दीजिए। आशुतोष मिश्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका मैं फिर से रुख करूंगी दोनों का, तब आप सुनकर लेकिन एक दूसरे को काउंटर करेंगे तो मैं भी समझ पाऊंगी फिर, और लोग भी समझ पाएंगे जो इस वक्त आप लोग को देख रहे होंगे। आशुतोष मिश्रा, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर फैसला देगा कि रथ यात्रा होगी या नहीं होगी। तो फिर आपको लगता है कि अभी जरूरत है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री बार बार इस तरह के बयानबाजी करें, बार बार इस तरह से बयान दें? आप बहुत सही कह रही हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए।
इसमें दिक्कत क्या होती है कि क्यों ये इस तरह के आपस में ये लोग राजनीतिक बयानबाजी होती है? हाँ। कि अब हम लोग जो है भाजपा की तरफ से दो शब्द सुनते हैं, तुष्टीकरण। तो जहां ये शब्द आता है तुष्टीकरण, तो वहां पे इसका मतलब है कि आपने इलेक्टोरेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक जो आपको वोट करती है और एक जो आपको वोट नहीं करती है। तो अगर जिस वोटर से आप अनकंफर्टेबल है वो जो है आपके खिलाफ हो गया और उसके लिए अगर कुछ हो रहा है तो आप उसको तुष्टीकरण कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाजपा जो शब्द इस्तेमाल करती है उनसे होती है। फिर होता क्या है कि कुछ चीजें हैं जो कि रथ यात्रा को रावण यात्रा तो ममता बनर्जी कह रही हैं, वो कह रही है कि रथ यात्रा दंगा यात्रा है। उन ममता बनर्जी ने अभी ये बात कही है। तो मेरा सवाल आपसे जो था, शायद आपने वो सवाल फिर सुना नहीं, आपने उससे सहमति जाहिर करके आप कहीं और चले गए। मैंने ये पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो ममता बनर्जी चाहती है उसी तरह से पूरा मामला चल रहा है, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, तो वो अब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो अब फैसले का इंतजार तो कर लीजिए। शोभा देता है क्या आपको इस तरह की बयानबाजी करना? बिल्कुल। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो है आपने जो बात कही वो एकदम सही है। इनको सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन पहली नजर में अगर आप देखें तो हाई कोर्ट जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से एग्री करता है कि इस यात्रा से जो है जो इंटेलिजेंस इनपुट है उससे लगता है कि जो है माहौल खराब हो सकता है, तभी तो हाईकोर्ट ने रोक नहीं। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इतना कम समय है, इसमें अब जो कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त कैसे होगी। दोनों बातें अलग अलग है। आप जो कह रहे हैं हाईकोर्ट ने अपने पहले डिसीजन में ये नहीं कहा और जिसलिए रोक लगाई है उसके पीछे अलग रीजन बताया, उस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी। विक्रम सिंह है मेरे साथ, फॉर्मर डीजीपी हैं, वो जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह सर, आप मुझे ये बताइए कि हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी है, टीएमसी है, कांग्रेस है, कोई और दल है, अगर वो अपना कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं प्रदेश में, तो कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार जिसकी राज्य में सरकार है उसकी हुई ना, तो फिर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों? तो ये तो सीधा सीधा आप पुलिस की प्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं केवल कानून के पहलू पर चर्चा करूंगा। जो मामला न्यायालय के संज्ञान में सब जुडिस है उस पर अनावश्यक टीका टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है और ये औचित्यपूर्ण भी नहीं है। और आप स्टेट गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कानून व्यवस्था में, अगर आपके पास ऐसी कोई अभिसूचना है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तो आप रैली को रेगुलेट कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। लेकिन यह निर्णय सारगर्भित होना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। मनमाने तरीके से रैली को रोकना लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल ही औचित्यपूर्ण नहीं होता है। 34 कैंडिडेट्स का निर्विरोध जीत जाना ये बहुत चिंता का विषय है। प्रश्न चिन्ह लगाता है कि लोकतंत्र वहां पर कहां है और बरकती ऐसे लोगों के ऊपर उदार दृष्टिकोण अपनाना यह भी दिखाता है कि आपका झुकाव किस तरफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि निष्पक्षता का परिचय ममता दीदी जरूर देंगी और ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जो सर एक चीज और मैं समझना चाहती हूँ आपसे, सर एक और चीज मैं समझना चाहती हूँ कि अपने जब ममता दीदी कितनी निष्पक्ष है, ठीक है, सुन लीजिए। जब हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले पर जब रोक लगाई थी तो उन्होंने ये कहा कि अब उतना समय नहीं बचा है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, इसीलिए अब इस पर मंथन हो और उसके बाद कोर्ट में इसको बताया जाए। तो सर क्या ये वाकई पॉसिबल था कि हम इस चीज को सिर्फ ऐसे समझे कि कोर्ट ने कहा है कि एक दिन में जो तमाम तैयारियां हैं वो नहीं हो पाएंगी और जो कानून व्यवस्था है उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा? मैं ये कहना चाहूंगा कलकत्ता पुलिस वेस्ट बंगाल सबसे अच्छी पुलिस देश की मानी जाती रही है और वो अगर चाहे तो एक दिन तो बहुत दूर है, 12 घंटे में सारी व्यवस्था कर सकती है, प्रोवाइडेड राजनैतिक उसको संदेश सही मिले। और अगर इसमें कोई संदेश राजनीतिक, हमारे यहाँ यही दिक्कत है कि राजनीतिक मित्र दूसरे का स्वर सुनने को तैयार नहीं है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको कानून की बात भी नहीं सुननी है तो बड़ा मुश्किल है। मार्क्सिस्ट थ्योरी भी ये भी कहती है रेवोल्यूशन आप अलाउ करेंगे। पयोधी मैं एक बात मैं पहले उसका मूल्यांकन करूंगा कि अभिसूचना इकाई अगर ये कहती है जिनको दबाया है अपर कास्टों ने। एक बात बताइए, किसकी हो रही है, बात किसकी कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? नहीं, बिल्कुल, अगर लोकतांत्रिक अधिकार है, त्रिशूलें ली जाती है, रैली निकालने का लोकतांत्रिक अधिकार है।
जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जो पॉलिटिकल को लेकर के तलवारों को लेकर के रैली निकालना कौन सा अधिकार है? ऑपोजिशन का नेता पकड़ के उसको मार फेंक दिया जाए, वो पॉलिटिकल पार्टी सही काम कर नहीं रही है और इस बात से जो सहमत नहीं है वो देश की बात करता नहीं है। आप बताइए, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल मर्डर्स में विश्वास रखती है कि नहीं रखती? 150 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं वेस्ट बंगाल में, 150 नक्सल हत्याएं इतनी हुई है वेस्ट बंगाल में जितना नक्सलवाद नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रैली पहले तो गलत बोल रही है, 150 नहीं है लेकर के आप क्या मैं गलत नहीं बोल रही, 150 मर्डर्स है, 150 रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड कितने होंगे सर? आप बताइए ना, जब आपके पार्टी वर्कर्स पॉलिटिकल मर्डर्स करते हैं, आप तो बताएंगे, पहले आप बोलने देंगी तब ना, आप तो बोलते ही जाती हो। बोलने दीजिए, चलिए जवाब दीजिए, आप पॉलिटिकल मर्डर्स जस्टिफाई करिए। आप तीनों को मैंने पूरा समय दिया है, अब आप काउंटर करिए प्रवीण विश्वास। सुनिए, पॉलिटिकल मर्डर बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर का एक हिस्ट्री है, ये शुरू से होता आ रहा है। अच्छा, हिस्ट्री है, पूरा आपकी सरकार उसको फिर जारी रखेगी। लेकिन मेरा बात खत्म कर दीजिए, खत्म करने दीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगी, आप बीच में नहीं बोलेंगी, आप बीच में नहीं बोलेंगी। सैटिस्फैक्टरी आंसर देंगे तो नहीं बोलूंगी। पॉलिटिकल मर्डर, कोई भी मर्डर का हम समर्थन नहीं करते। कल भी अपने एक साथी मरा है, कल भी एक साथी मर गया, तो ये इसका मतलब क्या है? ये बीजेपी वाले ने अपने क्या मतलब है? आपके प्रवीण विश्वास, अब मेरा सवाल सुनिए, मैंने आप सबको पूरा मौका दिया, आप लोगों ने एक दूसरे को काउंटर किया और एक दूसरे की बातें सुनी नहीं है। प्रवीण विश्वास, आप ये बात कह रहे हैं कि आपको पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा, आपने इतिहास भी पूरा देखा है कि अगर रथ यात्रा होती है तो माहौल बिगड़ेगा। सर मुझे ये बताइए कि फिर प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पे जो हमला किया गया, गाड़ी को डंडों से वार किया गया, गाड़ी पर शीशों को तोड़ने की कोशिश की गई पत्थरों से, तो वो फिर क्यों की गई? पुलिस वहां पर खड़ी है, कार्यकर्ता हमलावर है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सर वाई? नहीं, वहां कोई तृणमूल का हमला नहीं था, वो यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ मुकुल राय का झमेला है। आप उसको तृणमूल के ऊपर थोप रहे हैं, बीजेपी आपस के अंदर नहीं झमेला है बीजेपी का। सर एक बात बताइए, बात बताती हूँ पयोधी, अक्टूबर में मैं वेस्ट बंगाल में अक्टूबर के महीने में, सर आपको याद होगा अक्टूबर के महीने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह जी की एक रैली थी कोलकाता में, अक्टूबर के महीने में। उस रैली को भी परमिशन नहीं दी गई थी, क्या बोलकर? दंगे होंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ भाई, 5 लाख लोग उस रैली में आए थे, दंगे नहीं हुए थे, पर टीएमसी को डर क्यों लग रहा था? इतने लोग स्टेट भर से आ रहे हैं, बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, आप उस चीज से डरते हो, आप उस चीज से डरते हो। शांति से रैली हुई, झारखंड बिहार से आके यहाँ दंगा करके जा रहे हैं, इतने लोग वहां खुश होकर गए। झारखंड बिहार से लोग आके दंगा करके जा रहे हैं, इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? वो रैली आपको डराया है, खड़ा नहीं होने देते, कोई परेशानी नहीं है, जब भी परमिशन नहीं दी थी आपने। विवेक श्रीवास्तव, ट्रैक रिकॉर्ड, विवेक श्रीवास्तव, चारू प्रज्ञा, समझ में आता है कि ममता बनर्जी को डर क्यों लग रहा है। विवेक श्रीवास्तव, समझ में आता है। प्रवीण विश्वास, सुनिए, एक कर आऊंगी। अगर आप लोग ऐसे चर्चा करेंगे तो मैं चर्चा नहीं करवा पाऊंगी फिर। विवेक श्रीवास्तव, ममता बनर्जी को तो इसलिए लगता है, उन्हें लगता है उपचुनाव में जिस तरह के नतीजे रहे हैं उन्हें बार-बार ये डर सता रहा है, वो समझ में आता है। चलिए ठीक है, राजनीति की बात है, चुनाव नजदीक आने वाले हैं, लेकिन आप लोगों का तो अस्तित्व ही खतरे में है, तो इस बात का डर आप लोगों को है क्या? विवेक श्रीवास्तव, नहीं, कोई अस्तित्व किसी का खतरे में नहीं है, ना लेफ्ट का अस्तित्व कभी खतरे में था और ना होगा, ये पहली चीज है। अच्छा। लेफ्ट फिर आएगा, और सिर्फ 10 साल पहले 2004 में हमारे समर्थन से कांग्रेस खड़ी हुई थी। हमारे आंदोलन आज भी है, 10 लाख किसानों को लेकर के अतुल अंजान और लेफ्ट पार्टियां अभी रामलीला मैदान में थे और 3 राज्य हारे हैं, 3 राज्य हरवाए हैं। तो आप वेट करिए, ऐसा नहीं है, लेफ्ट का अस्तित्व कभी नहीं खत्म हुआ, लेफ्ट आएगा और फिर से सेकुलर सरकार बनेगी, ये मेरा कमिटमेंट है। दूसरी बात, चारू प्रज्ञा आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर हम लोगों को प्रेशराइज करके हमारे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने देती है। आशुतोष मिश्रा, जब हाईकोर्ट में मामला था, इसके बारे में रिस्पॉन्ड करें। फैसला आने से पहले ममता बनर्जी ने कह दिया रथ यात्रा रावण यात्रा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाली है, उससे तुरंत पहले उन्होंने ये कह दिया कि ये जो यात्रा है दंगा करने वाली यात्रा है। तो क्या अब उन्हें तब हाईकोर्ट से डर लग रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट से भी उनको लग रहा है अगर उनके फेवर में फैसला नहीं आया तो चलिए मैं ही माहौल बना देती हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये असल में जो दूध का जला होता है वो छाछ भी
फूक फूक कर पीता है। हाँ। ये बड़ी सीधी सी बात है। अभी हमारे को पैनलिस्ट ने पॉइंट आउट किया है कि रथ यात्रा से पहले जो है दंगों का जो है और जो है माहौल खराब करने का एक वो रहा है, हिस्ट्री रही है। हाँ। तो इसमें दिक्कत क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो नेता लोग भाषण देते हैं उससे जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, माहौल जो है अफेक्ट होता है। और इसमें अभी चारू प्रज्ञा जी बता रही थी कि अमित शाह जी की रैली हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने ऐसी कई चीजें उठाई थी जिससे कि जो है पश्चिम बंगाल में माहौल में एक खिंचाव कह सकती हैं आप, उसमें दो भाग में बंटने की बात कह सकती है, जो एनआरसी वगैरह को लेके था। इस वजह से जो है इन लोगों को लगता है दोनों पक्षों को ममता बनर्जी को ये समझना पड़ेगा कि पहले तो ये प्रजातंत्र है, तो इसमें जो है विपक्ष तो जो है रैली करने देने का। सर हाँ या ना, मुझे आपसे जानना है आप, और जवाब इसलिए अच्छे से दीजिएगा क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते जुड़े हुए हैं, आपके जवाब की अहमियत होगी। जी जी, हाँ या ना, मुझे ब्रेक लेना है जल्दी से। विपक्ष को अपनी रैली निकालने का हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और चर्चा इस बात पर हो रही है कि रथ यात्रा को लेकर आखिर इतनी डरी क्यों हुई है ममता बनर्जी और क्यों इस तरह से लगातार वो बयानबाजी कर रही हैं, क्योंकि अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और हाई कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुनाया था, तो अब उन्हें डरने की क्या जरूरत है। प्रबीर विश्वास, ब्रेक से पहले आशुतोष मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि बतौर विपक्ष हर एक पार्टी को इस बात की इजाजत और इस बात का मौका देना चाहिए कि वो अपना कोई भी कार्यक्रम कर सके। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब आप लोगों को नहीं लगता, जब आप लोगों को पता है कि सब कुछ आपके हाथ में है, जनता आपकी सुन रही है, आप कह रहे हैं जनता जानती है कि बीजेपी किस तरह से रणनीति बनाकर उनको छलने वाली है, तो फिर डर किस बात का? देखिए, पहला बात तो है डर की कोई बात नहीं है, और हम ये भी चाहते हैं कि विरोधी यहाँ राजनीति करे और अच्छे तरीके से करे। पिछले दिनों आपने देखे हैं कि सिंगूर से लेके कलकत्ता तक बहुत बड़ा रैली किया वामपंथी दलों ने, कोई झमेला नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उसका परमिशन भी सही मिला था। हाँ। लेकिन ये रथ यात्रा लेके परमिशन क्यों नहीं दे रहा है? खुफिया रिपोर्ट बोल रहा है कि ये रथ यात्रा होने से दंगा होने का, दंगा फैलने का चांसेस है। हाँ। तब भी ये ममता बनर्जी बोल रही है कि ये दंगा यात्रा है, इसको ये नहीं होनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट अगर बोलती है कि ये देखिए हाई कोर्ट ने ये कहा था तो होगा, ठीक है। प्रवीण विश्वास, इस वाले मसले पर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जब किसी भी तरह का भव्य कार्यक्रम होता है, मैं बार बार आपको वही कह रही हूं कि दोनों फैसलों में बहुत ज्यादा अंतर है। किन किन बातों पर डिनाई किया कोर्ट ने ये कहा इस वाली बात पर जो आप कह रहे हैं कि इस तरह के इनपुट्स आते हैं एजेंसियों की तरफ से, लेकिन ये सुनिश्चित करना होता है प्रदेश की कानून व्यवस्था को कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो फिर आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी हुई ना। आपको तो नहीं लगता कि पासा पलट जाएगा? आप जिस बात का विरोध कर रहे हैं वो आपके विरोध में चला जाए कहीं? जी, एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ, इसका पहले जवाब फिर चारू मीडिया। हाईकोर्ट जो बात बोला है, हाईकोर्ट में जो पहला मामला दर्ज हुई थी उसमें एक लिफाफा खुफिया एजेंसी की तरफ से दिया गया था, वो लिफाफा खोला नहीं गया था। फिर वो डिवीजन बेंच में गया, डिवीजन बेंच वापस कर दिया सिंगल बेंच को, क्योंकि वो लिफाफा खोल के रिपोर्ट देख के उनको राय देनी थी। हाँ। तो ये पूरा बात कहिए ना, तो खुफिया रिपोर्ट क्या है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी लेके बोलती है कि ये यात्रा में दंगा नहीं होगा, तब दंगा होगा। जब कोई भी मैटर कोर्ट में पेंडिंग होता है तो ये गलत माना जाता है, उसके बारे में अगर आप बयान दें मीडिया में, क्योंकि जो आप मीडिया में बोलेंगे वो पूरी जनता में फैल जाता है। तो अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखें, बस एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तब भी जो ममता दीदी जो बयान दे रही है वो गलत है। जब कोर्ट में मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो वो इस तरीके से उकसाने वाले बयान कैसे दे? आपने अमित शाह जी का बयान सुने हैं? आपने ये जब मामला ये सब जुडिस है उस बीच में अमित शाह जी का बयान सुने हैं? प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ के बीजेपी के, उनके बयान सुने हैं? जी मैंने सुने और मैंने ममता दीदी के भी बयान सुने हैं। आप लोगों ने तो मैंने ममता दीदी के भी बयान सुने हैं। प्रबीर विश्वास, आपकी बात ठीक है, उन्होंने जो बयान दिया, लेकिन उसके बाद जो उनके काफिले पर हमला हुआ वो तो आपके विरोध में जाएगा ना। फिर आपने तो मौका दे दिया फिर उल्टा। नहीं, हमारा हमला तो उन्होंने खुद किया। अरे खुद हमला क्यों करेगा? आप कैसी बात कर रहे हो भाई, आप कैसी बात कर रहे हो? लेकिन आप एक बात बताओ, आपने अपनी खुद की नेता के बयान नहीं सुने? वो बंगाली में जो बोली है मैंने ट्रांसलेट करके सुना उनका बयान
ट्रांसलेट करके सुनाइए, भड़काने वाली बातें नहीं है। विवेक श्रीवास्तव कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। I want to respond to this. I would like to respond to this. चारू प्रज्ञा, I want to respond to you. Yes, Vivek, I want to respond to you, चारू प्रज्ञा। जी विवेक जी। चारू प्रज्ञा, या चारू प्रज्ञा, आप मुझे ये बताइए, जब बीजेपी और आरएसएस त्रिशूलों को लेकर के, तलवारों को लेकर के यात्रा करती है, नवरात्रों में निकालते हैं आप इस तरह के काफिलों को, और आप कहते हैं धार्मिक ये शस्त्रों की पूजा, वो खिलौने हैं। हमारे इस देश में ये प्रथा चलती आ रही है, हजारों सालों से देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं हथियारों के साथ। किसी को मारने के हथियार नहीं होनी चाहिए, गलत बात बोल रहे हैं। हमारी हर देवी के हाथ में हथियार है। अगर नवरात्रों में देवी की यात्रा चलेगी तो क्या देवी के हाथ में होगा नहीं? क्या आप गलत बयानबाजी मत कीजिए। बंगाल में ऐसा कोई प्रथा नहीं है। ऑर्डर को तोड़ना चाहते हैं, ऐसा प्रथा है ही नहीं। विवेक श्रीवास्तव, देवी देवता के हाथ में हथियार है। दूसरी बात, विक्रम सिंह से जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, अब देवी देवता के हाथ में त्रिशूल रहता है, सर आप ये बताइए क्या कि जहां हम लोग पूजा की बात करते हैं, जहां हम शस्त्र पूजा की बात करते हैं, अब क्या इसको भी हम कानून व्यवस्था से जोड़कर देखें? सुरक्षा के मसले की बात मैं नहीं कर रही हूं यहां पर, आप जरा समझाइए प्लीज इसको। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कानून में, आर्म्स एक्ट में यह स्पष्ट है कि आप किस प्रकार के हथियार लेके चल सकते हैं, उनकी साइज क्या होगी, उनकी धार क्या होगी। हाँ। आर्म्स एक्ट के प्राविधान के अंतर्गत अगर आप कार्रवाई करते हैं, हाँ। इसकी आपको छूट है कि जैसे चाकू की लंबाई 6 इंच से ऊपर ना हो, त्रिशूल की लंबाई 12 इंच से ऊपर ना हो, और उसकी धार ऐसी होनी चाहिए। आप उसके अंदर कर रहे हैं तो आर्म्स एक्ट आपको इजाजत देता है, लेकिन उसके ऊपर जाते हैं तो पुलिस सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। आप उनको बंद कर देना। और सुनिए एक मिनट, फॉलो होता है जब शस्त्रों को लेकर के लोग सड़क पे उतरते हैं, तो क्या ये फॉलो होता है? बिल्कुल फॉलो होता है। बिना कानून बना ही इसीलिए कि फॉलो किया जाए। जी हाँ, बनाए कानून बना ही इसीलिए है कि फॉलो किया जाए। जी हाँ, क्या 6 इंच से कम त्रिशूल लेकर घूमते हैं? कानून बना ही इसीलिए है कि फॉलो किया जाए, और अगर नहीं फॉलो किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहां के पुलिस अधीक्षक को। इक्का दुक्का घटनाओं की बात कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी तलवारों को लेकर बंगाल को छोड़ रहे हैं पूरे देश में। नहीं, आप ये बताएं कि आपको हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? आपको हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? मैं आपको एक बात बता सकती हूँ, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार आती है और जाती है। पुलिस अपना काम करती है, पुलिस अपना काम करती है, उनका काम है जनता का। आशुतोष मिश्रा, हर पार्क के अंदर ठीक है, आप सब लोगों को समय दे दिया मैंने, हो गया आप सबका काउंटर। आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए, उनकी राय भी बहुत जरूरी है। आशुतोष मिश्रा, आप सबके विचार इस वक्त सुन रहे हैं, सबके व्यूज आप सुन रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, सिंपल सी बात थी, चुनाव आने हैं, कोई पार्टी है विपक्ष की जो अपना कोई कार्यक्रम करना चाहती है, और अगर सरकार, जो मौजूदा सरकार है प्रदेश की, उसको इतना ही आत्मविश्वास है अपनी सत्ता पर, अपनी जनता पर और अपने वोट बैंक पर, तो फिर डर किस बात का? देखिए, इसमें डर इसलिए लगता है कि कई बार क्या होता है, जैसे हम अगर बात करें भाजपा की, तो क्या होता है कि इनके जो समर्थक होते हैं, अभी हमने यूपी में देखा कि इनका जो है एक संगठन था जिसने कि जो है एसएचओ को ही गोली मार दी। तो इनके जो है जो संगठन है वो कई बार जो है काबू के बाहर हो जाते हैं। पहले आप और जो है अभी इनके जो नेता थे, इन्होंने एक अपाहिज को जो है मार दिया। केवल इसलिए मारा कि उसने कहा कि मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा, अखिलेश यादव को वोट दूंगा। तमाम पार्टी के एक जो प्रवृत्ति होती है उससे डर जुड़े हुए हैं। सर, अगर आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह मुझे इस बात को साफ करते तो मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि मैंने आपसे बड़ी उम्मीद से सवाल पूछा था। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, मैं आपको एज एनालिस्ट ही बता रहा हूँ, एज एनालिस्ट। आप दूसरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते कि क्यों ये होता है? एक चीज होती है, मैं तो इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ ना, मैं तो इनके जो संगठन और कई जो है समर्थक होते हैं वो काबू के बाहर हो जाते हैं, उसके बारे में कह रहा हूँ। और वो उसमें क्या होता है कई बार कि जो पहले से बातें चल रही हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो इस समय बंगाल में जो राजनीति है वो थोड़ी सी उबाल पे है। भाजपा जो है अपने पदचिन्ह बनाने की कोशिश कर रही है, और कई बार हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं तुष्टीकरण। तो जब एक पार्टी कहती है कि दूसरी पार्टी जो है किसी पर्टिकुलर संप्रदाय का तुष्टीकरण कर रही है, तो वहीं पे विभाजन की राजनीति शुरू हो जाती है कि ये भाई ये तुम्हारे वोट हैं, ये हमारे वोट हैं। और वो एक जनता, एक ये डर सा दोनों तरफ हो जाता है कि भाई ये आपस में आगे दिक्कत ना हो।
और ये मतलब जो है इसी वजह से ये होता है, क्योंकि जो है अमित शाह ने कई सारे ऐसे जो है प्रश्न उठाए। आशुतोष जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, उसकी वजह से डर होता है। एनआरसी की मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि आप टीवी पर बता रहे हैं किसने किसको गोली मारी, आप जैसे इंसान को। लेकिन ये देखना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हो रहा, आप ऐसे स्टेटमेंट्स टीवी पर कैसे दे सकते हैं? सर, आपने सुना मैंने क्या कहा? आप चारू देखिए, ये आपके पुलिस वालों ने कहा सिखाते हैं, पुलिस वालों ने नहीं कहा है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑन है, हर आदमी पुलिस वालों ने कहा है, इस तरीके से गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। अगर आपको कोई और देता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। ठीक है, पकड़ा गया है, ठीक है, नट करके एक व्यक्ति पकड़ा गया है। हाँ। अगर आप खबर आप दोनों आपने दो बातें बोली आशुतोष मिश्रा, दोनों बातों को अलग अलग तरीके से समझिए। दोनों बातों को मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन वो जांच का विषय है, वो भी कानून व्यवस्था की बात है और यहाँ पर भी कानून व्यवस्था की बात है। तो आप एग्जाम्पल सेट करना चाहिए प्रदेश सरकार को। फिर तो एग्जाम्पल सेट करने की भी तो बात है ना। मैं आऊंगी आपके पास। प्रबीर विश्वास, अब मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ। पार्कों में लाठीचार्ज सिखाता है आरएसएस। विवेक श्रीवास्तव, लाठीचार्ज नहीं सिखाते, समय ऐसे खत्म हो जाएगा। सुनिए, और वायलेंस के बारे में चारू प्रज्ञा क्या बोलेंगी? उपचुनाव में जो हार हुई है आप लोगों की, और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नंबर 2 की पार्टी कलकत्ता में उभर कर आ रही है, और खासतौर से वो इलाके जो आदिवासी आबादी वाले इलाके हैं। कम से कम 4 जिले वाकई ऐसे हैं जहां आप लोगों को, जो आप लोगों का गढ़ था, कम से कम ऐसे 5 जिले हैं वहां पर जहां आप लोगों का गढ़ माना गया, लेकिन जहां पर बीजेपी ने आपके हाथों से सत्ता को छीना है। कहता है बीजेपी 2 नंबर पार्टी है बंगाल में बीजेपी 2 नंबर पार्टी नहीं है, बंगाल में बीजेपी 4था नंबर पे है। अच्छा, कैसे जरा समझा दीजिए। आप मनगढ़ंत बातें मैं आंकड़ों से बात कर रही हूँ, 4 जिले के बात कर रहे हैं। नहीं समझा तो रहा हूँ। देखिए, आप जिस 4 जिले का बात कर रहे हैं वो 4 जिले में बीजेपी का अस्तित्व नहीं है। अब बंगाल में बीजेपी का मुश्किल से झारग्राम किसका इलाका था? झारग्राम किसका इलाका था? बाकुंडा किसका इलाका था? पुरुलिया किसका इलाका था? झारग्राम में क्या हुआ? झारग्राम में क्या हुआ? हाँ। झारग्राम में क्या हुआ आपको पता है? बताइए। झारखंड बिहार से लोग आके वोट कराए, आपको ये मालूम है? बीजेपी के लोग झारखंड बिहार से लोग तो फिर आपकी कानून व्यवस्था वहां पर क्या कर रही थी? आपने करने दिया वोट? हमारे कानून व्यवस्था तो नहीं, इससे कैसी बातें कर रही हैं? वो वोट ना बांग्लादेशियों से करवाते हैं। आप तो बांग्लादेशियों से वोट करवाते हो ना, तभी एनआरसी को समर्थन नहीं देते। एनआरसी को समर्थन दे दोगे तो आपका इलीगल वोट बैंक कहां से आएगा? घुसपैठियों को सपोर्ट करते हो, घुसपैठियों को सपोर्ट करते हो। आपका बीएसएफ क्या कर रहा है? आप गलत क्यों बोल रही है? चारू प्रज्ञा जी, मैं आपका इज्जत करता हूँ, लेकिन आप ऐसा मत बोला कीजिए, ऐसा मत बोला कीजिए। आप नंबर बेस्ड बात कर रही हूँ। एनआरसी को, घुसपैठियों को कौन सपोर्ट करता है? कौन अच्छा हिंदुस्तानी घुसपैठियों को सपोर्ट करता है? बीजेपी के लिए वोट नहीं करते, इसके बारे में क्या बोलोगे? अरे ना करे भाई, फ्री देश है, जिसको जहाँ वोट करना है करे, लेकिन घुसपैठियों को समर्थन करना तो गलत है ना। क्या बात कर रहे हैं? का समर्थन करते हो आप? ममता जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है एनआरसी का समर्थन विक्रम श्रीवास्तव, आप सबको समय दे दिया, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? ठीक है, आप सबको मैंने समय दे दिया। विवेक जी, कैसी बात कर रहे हो? 1 सेकंड, खुद ही आप लोगों ने काउंटर कर लिया आपस में। प्रबीर विश्वास, सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या आपकी जो पवित्र यात्रा है वो कैसे उन तमाम जगहों पर वो बातें नहीं होंगी? क्या ऐसी अप्रिय घटना उस यात्रा में नहीं होगी? आप इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे? आप ये बताइए। एकदम निश्चित कर रहे हैं। जहां ये यात्रा प्रस्तावित जो यात्रा है, रथ यात्रा, वो जहां होगा वो रास्ता साफ करने के लिए हम लोग पवित्र यात्रा कर रहे हैं। अच्छा। वो जो गंदगी फैलाएगी उसको साफ करने के लिए पवित्र यात्रा हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम गंगा जल से यात्रा करेंगे। तो फिर बात बताइए, रथ में और पवित्र में कितना अंतर हो गया सर? रथ में और पवित्र में कितना अंतर हो गया? बहुत अंतर है। रथ यात्रा जहाँ बहुत है, जहाँ अब तक रथ यात्रा हुआ है, अगर रथ यात्रा आप करें तो सब ठीक है, कोई और कुछ ना करे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है और ममता का स्टैंड क्या होगा। और पवित्र यात्रा को, अगर रथ यात्रा होती है तो पवित्र यात्रा फिर कैसी होगी, इस पर फिर चर्चा करेंगे। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज़।